हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को केवल बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान यानी प्रकाश का गोलीय परावर्तन यानी गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन के बारे में नियम आज सीखेंगे। तो जैसे कि कुछ नियम हम लोग सीख चुके हैं, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम सीखने वाले हैं जो परीक्षा में उससे रिलेटेड हमेशा न्यूमेरिकल पूछता है। तो आइए सबसे पहले उसको हम पार्ट 3 में समझेंगे, यानी जो आपका ये वीडियो है चैप्टर 2 का, वो आपका पार्ट 3 है। और पार्ट 3 में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम बताया जाएगा। तो आइए उस नियम को हम लोग देखते हैं, जो कि ये नियम आज जो हम पढ़ाने वाले हैं ये समझिए कि आपको परीक्षा में हमेशा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछता है। पहला जो आपका हेडिंग है, गोलीय दर्पण की दर्पण की वक्रता त्रिज्या त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। हेडिंग क्या दिया गया है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या ये थ्योरी हमेशा आपका क्लास 10th की परीक्षा में पूछता है। तो सबसे पहले इसका हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखने के बाद इसी पर रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। परिभाषा हो जाएगा जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। यानी क्या परिभाषा लिखा गया है, जब दर्पण का द्वारक यानी दर्पण का जो द्वारक है अगर वो वक्रता त्रिज्या से क्या हो, छोटा हो, तो दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी हो जाती है। यानी हम लिख सकते हैं F इजकल टू, यानी दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या अपान 2, यही संबंध होता है। यानी F इजकल टू R/2, या आप लिख सकते हैं R इजकल टू 2 इंटू F। ये संबंध एक नंबर में आपका हमेशा पूछता है, पूछ देता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। अब आपको ऑप्शन में डिपेंड करना है कि ऑप्शन में अगर ये दिया है तब तो आप इस पर टिक करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में ये नहीं देकर ये दे देता है, यानी दोनों आपके अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक मिले
उसी ऑप्शन पर क्या करना है, टिक कर देना है। आपको आराम से 1 नंबर इस पर मिल जाएगा। अब इस पर अगर इससे रिलेटेड अगर हम 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं, तो आइए उस क्वेश्चन को इससे रिलेटेड देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि पहला आपका एग्जाम्पल है, यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। क्या होगा। अब देखिए प्रश्न आपके सामने इस तरह से पूछ सकता है कि यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि उत्तल और अवतल की बात अगर करें, ये चीजें आप हमेशा याद रखेंगे। उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। यानी जहां भी उत्तल दर्पण लिखे और फोकस दूरी की बात करें तो हमेशा उसका फोकस दूरी किस रूप में देखा जाएगा, धनात्मक रूप में। लेकिन वही अगर अवतल दर्पण की बात किया जाए तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। इस तरह से आप ये दोनों नियम याद रखेंगे। यानी उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक और अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक माना जाता है। और इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को हमेशा हम एफ से लिखते हैं। यानी लिखेंगे एफ इजिकल टू, उत्तल में है इसलिए 15 प्लस में रहेगा। तब हमसे क्या पूछा गया है, आर पूछा गया है, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। और हम जानते हैं कि एफ इजिकल टू आर बाई टू भी होता है, लेकिन वक्रता त्रिज्या पूछा है तो आर इजिकल टू हम क्या लगा लेंगे, 2 इंटू एफ। यानी आर इजिकल टू लिखेंगे 2 इंटू एफ, यानी आर इजिकल टू हो जाएगा 2 इंटू एफ माने 15 सेंटीमीटर, इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आइए उस एग्जांपल को भी देखते हैं। इसमें फोकस दूरी दिया था तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा और फोकस दूरी पूछ देगा, तो आइए उसको भी हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा आपका एग्जाम्पल है, यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी। मान लीजिए इस तरह से प्रश्न दिया है।
अब इस प्रश्न में किसका मान दिया है, तो वक्रता त्रिज्या का मान दिया है, और वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से, यानी आर इक्वल टू दे दिया है 40 सेंटीमीटर। तब हमसे क्या पूछा गया है, इसकी फोकस दूरी, और फोकस के लिए जब वक्रता त्रिज्या दिया है एफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं आर बाई टू, यानी एफ इक्वल टू हो जाएगा 40/2, यानी एफ इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, वक्रता त्रिज्या अगर दिया रहेगा तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे, अगर फोकस दूरी दिया है और वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो उसके लिए आप फार्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। ये तो हम लोग उत्तल के बारे में सीखे, अगर मान लीजिए यहीं पर कह दे तीसरा प्रश्न, मान लीजिए यदि किसी अवतल दर्पण की यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा। अब किसका बात कर रहा है, अवतल दर्पण की, और अभी मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ पर अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दिया है वो एफ बराबर हम क्या लिखेंगे, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण में है। तब इसका हमें क्या निकलना है, वक्रता त्रिज्या निकलना है, और वक्रता त्रिज्या के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, जब एफ दिया है तो 2 इंटू एफ, यानी आर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू -30, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, आर इक्वल टू हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। ये किस में होगा, वक्रता त्रिज्या, यानी अवतल दर्पण में उसकी वक्रता त्रिज्या जो होगा वो कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा, 60 सेंटीमीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक सीखेंगे रेखीय आवर्धन। अब क्या होता है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन ये होता है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के लंबवत गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को
अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, रेखीय आवर्धन है क्या, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी जो गोलीय दर्पण है उसके ठीक मुख्य अक्ष के क्या होता है, लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब होता है, यहां से हम सीखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई बटा में अनुपात, अनुपात का मतलब बटा होता है वस्तु की लंबाई बराबर जो होता है, इस भाग को ही हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन यानी सिंपल परिभाषा आप क्या बना दिए, देखिए फार्मूला से ही आपका क्या है, परिभाषा है। यानी रेखीय आवर्धन का अगर आपको परिभाषा बताना है, ज्यादा आपको नहीं सोचना है, बहुत ही फार्मूला को देखते हुए दिमाग को तुरंत सेट करना है। क्या करना है, तो देखिए क्या बताएंगे आप, यानी सिंपल बताएंगे, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहेंगे। कितना आसान परिभाषा बन गया फार्मूला से। परिभाषा क्या बना कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के इस अनुपात को क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहेंगे। अब देखिए रेखीय आवर्धन को हम किससे डिनोट करते हैं, m से। तो रेखीय आवर्धन यानी m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई यानी I होता है और वस्तु की लंबाई यानी O होता है, यानी m इक्वल टू I बटा में O होता है। यहीं से रेखीय आवर्धन का दूसरा फॉर्मूला जब आप निकालेंगे, m इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। अगर प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी की बात करेगा तो आपको v और u से लिखना है, I और O की बात करेगा तो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई होगी। अब हम देख रहे हैं कि m इक्वल टू v बाई यू है, इसका मान अगर यहाँ पर हम रख दे इसके जगह पर तो क्या मिलेगा हमें, v बटा में u इक्वल टू I बटा में O। यहाँ से अलग अलग हम फार्मूला को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि न्यूमेरिकल में इसमें से सभी मान दे दिया है और एक मान लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई नहीं दिया है और उसी का मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका ये होता है कि यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आई से अगर यू में गुणा करेंगे तो आई इंटू यू इजिकल टू आपको मिलेगा, ओ से भी में गुणा कर देंगे तो ओ इंटू भी। अब इसी फार्मूला के माध्यम से आप सभी फार्मूला को अलग अलग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए हमें प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है, आई इजकल टू क्या बचेगा, ओ इंटू भी बटा में यू। सेट हो गया फार्मूला। अगर मान लीजिए हमें वस्तु की दूरी निकालना है यू, तो यहाँ हो जाएगा ओ इंटू भी बटा में क्या हो जाएगा, आई। देखिए अगर यहाँ से वस्तु की लंबाई बोला जाए तो आई इंटू यू बटा में हो जाएगा भी। उसी तरह से अगर प्रतिबिंब की दूरी बोला जाए तो भी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू यू बटा में ओ।
अब आपके सामने कैसा भी न्यूमेरिकल आए, केवल आपको इस फार्मूला को क्या करना है, याद रखना है। उस फार्मूला के माध्यम से आप हल करेंगे। यानी न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको पहचानना पहचानना ये करना है कि उसमें किसका किसका मान दिया है, और उन सभी का नाम आपको याद होना चाहिए। आइए यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आई, आई बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई। ओ बराबर हो जाएगा वस्तु की लंबाई। यू बराबर वस्तु की दूरी। और भी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। इस तरह से ये सभी का नाम जाने। और एम जो है आपका रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन। इस तरह से सभी का हम नाम जानेंगे। आपके सामने एक एक फार्मूला मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। जितना आप मेरे साथ मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर आपका परीक्षा में रिजल्ट होगा। तो इसको आप नोट और स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रहा हूँ। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछता है। देखिए हमेशा एक नंबर में ये पूछ देता है कि यू भी तथा एफ में संबंध बताइए, संबंध बताइए। ऐसा प्रश्न एक नंबर में पूछता है। यानी किसका संबंध पूछ रहा है, यू भी तथा एफ में संबंध पूछ रहा है। तो देखिए यू भी एफ में जहां भी संबंध पूछेगा तो आपका फॉर्मूला होता है 1/f = 1/u प्लस 1/v। ये संबंध होता है। बहुत सारे इसका हम संबंध निकाल सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में ये ना दिया हो, तो अगर यहाँ से अलग अलग हम निकालेंगे, मान लीजिए 1/u की हमें वैल्यू निकालना है, तो 1/u हो जाएगा 1/f माइनस 1/v। ये भी आप बता सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 1/v निकालना है, तो 1/f माइनस 1/u। अब आपको देखिए भरमाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए क्या करेगा, मान लीजिए कि संबंध पूछा है और ये न दिया हो, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दे दिया है, मान लीजिए यही ऑप्शन में दिया है, तो आप क्या करेंगे, जब इसको आप समझे रहेंगे तो आराम से आप ऑप्शन को समझ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों न देकर ये दे दिया हो, तो आपको जब याद रहेगा तो आप आसानी से उस ऑप्शन को क्या करेंगे, सही टिक करके आएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में संबंध सीखे। अब आइए इस पर एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल किस टाइप का पूछता है। इसको पहले आप नोट करिए, फिर मैं इसका न्यूमेरिकल एक बता रहा हूँ। देखिए एक एग्जांपल देखें। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूर दूरी पर
स्थित है, जिसका प्रतिबिंब जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूर दूरी पर बनता है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इस तरह से न्यूमेरिकल दिया है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर दूर बन रहा है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की हमें क्या बताना है? फोकस दूरी बताना है। अब देखिए, प्रश्न में हमें समझना है कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। तो यहां पर मैंने 2-3 टॉपिक है, लिख देता हूं। यदि दर्पण के सम्मुख या दर्पण के सामने या दर्पण के आगे अगर ये कंडीशन जहां भी प्रश्न में दिया है, अगर वस्तु हो तो वहां पर जो दूरी होगा वस्तु की ऋणात्मक लिखी जाती है। ऋणात्मक लिखी जाती है। दर्पण के सम्मुख कहा जाए, दर्पण के आगे कहा जाए, या दर्पण के सामने कहा जाए, या दर्पण से दूरी की बात किया जाए, तो उस कंडीशन में वस्तु की दूरी हमेशा क्या लिखी जाएगी? ऋणात्मक लिखी जाएगी। लेकिन वही दर्पण के पीछे कहा जाए, दर्पण के पास कहा जाए, तो उस कंडीशन में उसकी दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। ये दोनों टॉपिक आपको याद रखना है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? यदि कोई वस्तु, यानी वस्तु है, उत्तल दर्पण के सम्मुख की बात कर रहा है, और वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं u से। किससे लिखते हैं? u से। वस्तु की दूरी को लिखेंगे u से, और u जो है दर्पण के क्या है? सम्मुख है, और सम्मुख होने की कंडीशन में हम क्या लिखते हैं? ऋणात्मक लिखते हैं, यानी हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। ये हो गया। जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी जो प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर क्या है? दूर है। यानी v बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तब हमें क्या निकालना है? फोकस दूरी। अब हम जानते हैं कि हमारे पास u दिया है, v दिया है, f निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये सेट करेंगे। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो 1/f इक्वल टू u का मतलब दिया है 1/में -40 प्लस v का मतलब 1/10।
1/f इजकल टू आपका हो जाएगा 40 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 40। 40 से 40 एक बार में कटेगा और एक में एक से गुणा करेंगे तो -1 प्लस 10 से 40 चार बार में और चार में एक से गुणा कर देंगे तो 4, यानी 1/f इजकल टू आपका आ जाएगा, चार में से एक जाएगा 3 बटा में 40। हमें किसका मान निकालना है, f का मान निकालना है। जैसे हर को अंश में ले जाएगा और अंश को हर में लाएंगे, इसका भी हर अंश में बदल जाएगा और अंश हर में बदल जाएगा। तब यहाँ पर हो जाएगा f इजकल टू 40 बटा में 3, यानी भाग देंगे f इजकल टू 13.33 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। इस तरह से न्यूमेरिकल को हल करेंगे। कंडीशन क्या है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अगर कोई भी वस्तु दर्पण के सम्मुख हो, दर्पण के सामने हो, दर्पण के आगे हो या दर्पण से दूर हो, तो उस कंडीशन में वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लिखी जाएगी। अगर वही दर्पण के पीछे है, दर्पण के क्या है पीछे है, दर्पण के पास है, तो उस कंडीशन में जो दूरी होगा आपका धनात्मक लिखा जाता है। दूसरा बात कि अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी की बात किया जाए तो वो हमेशा ऋणात्मक रूप में लिखी जाएगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात करेगा तो वो हमेशा धनात्मक। अब देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछा है और उत्तल दर्पण का मान किस में आया है, पॉजिटिव आया है। तो जहां भी उत्तल दर्पण की बात करेगा तो उसका वैल्यू जो होगा हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए वो उत्तल दर्पण में होगा। और जिसका मान ऋणात्मक रूप में आएगा उस समय पर उसका जो दर्पण होगा वो अवतल दर्पण होगा। कभी कभी न्यूमेरिकल में प्रकृति पूछ देता है कि ये इस दर्पण की प्रकृति क्या होगी, उत्तल होगी कि अवतल होगी। तो जो भी आपका हल यहाँ पर आएगा, अगर वो प्लस में आया है तो उसकी प्रकृति उत्तल में होगी, अगर यही मान माइनस में आता तो उसकी प्रकृति अवतल में होती। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को हल करते हैं। इसको नोट और स्क्रीनशॉट कीजिए। एक और आपको न्यूमेरिकल बताता हूं। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, एक और देख लिया जाए। सोलह सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए, यानी प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न यही कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करना है।
अब देखिए प्रश्न में जो फोकस दूरी दिया है ये किस दर्पण में दिया है? तो अवतल दर्पण में दिया है। और अवतल दर्पण में अभी मैंने बताया कि जहां भी अवतल दर्पण की बात करें और उसकी फोकस दूरी दिया है तो उसका मान हमेशा आपका किसमें लिखना है? माइनस में, यानी -16 सेंटीमीटर फोकस जो दूरी है ये किस दर्पण में है? तो अवतल दर्पण में है। अब देखिए सामने की बात कर रहा है, सामने क्या है? एक वस्तु है जो 8 सेंटीमीटर दूरी है, यानी दर्पण के सामने जो वस्तु रखा गया है वो 8 सेंटीमीटर क्या है? दूर है। और अभी मैंने बताया कि जहां भी सम्मुख, सामने, आगे और दूर की बात करें वो वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में लिखते हैं, यानी u बराबर आपका हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। तब यहां से हमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब, यानी v का मान आपसे पूछ दिया है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f का मान कितना है? -16 बराबर 1 में इसका मान -8 प्लस 1 में ये। माइनस को इधर लाएंगे तो -1/16 प्लस 1/8 इक्वल टू 1/। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 कटेगा तो -1 और ये 8 से 16 दो बार में इक्वल टू 1/। अगर इसको हम घटाते हैं तो +2 में से -1 कम करेंगे 1/16 इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v में 1 से गुणा करेंगे तो v, 16 में 1 से गुणा करेंगे तो 16 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को हल करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th का अध्याय 2 से आज हम लोग जो भी नियम समझे हैं, मुझे आपसे आशा और उम्मीद है कि आज जो भी नियम आपको बताया गया ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला नियम आपको दिया जाएगा। ये आपका आज पार्ट 3 का नियम हम लोग समझे पार्ट 3 में। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 4 में इसके आगे का रूल दिया जाएगा।